जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू क्लास, जिसमें कि आधुनिक भारत का इतिहास के क्वेश्चन को अपना लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लास जो है सो पार्ट 11 होगा। इससे पहले 10 पार्ट हो चुका है, जिसमें कि अपना लोग हिस्ट्री का टॉपिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ये हिस्ट्री का टॉपिक किस चीज़ से है? तो आधुनिक भारत का इतिहास से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं अपना लोग का आज का पहला सवाल। तो देखिए आज का पहला सवाल है आपके सामने में, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो देखिए वर्धमान का राजा के बारे में पूछा है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये जो है सो क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सामने में आपको है ऑप्शन नंबर में है मेहताब चंद, अबू रेरे, उसके बाद है तेज चंद्र, उसके बाद है एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप बताना चाहिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेज चंद। यानी कि जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो उस समय वर्धमान के राजा कौन थे? तो तेज चंद वर्धमान के राजा थे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। और अस्थाई बंदोबस्त शुरू जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था अस्थाई बंदोबस्त शुरू। उस समय जो है तेज चंद वर्धमान के जो है सो राजा थे। ठीक है, वर्धमान के राजा थे। कह रहा है जब मेहताब चंद शासक बना तो संपत्ति में समृद्धि आई, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के समय राजा कौन थे? तो तेज चंद थे। तो ठीक है, तो आपको इसका आंसर याद रहेगा, तो समझ जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, है ना, तेज चंद। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता में एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता किसने की? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ये जो गरम दल और नरम दल जो था, तो कब दोनों में पैचअप हुआ, यानी कि कब एक साथ दोनों जुट गए? तो जुट गए था 1916 में। और कह रहा है तो 1916 का जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर में आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अंबिका चरण मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक हम किस तरह से याद किए थे कि जैसे ये कर है ना, यानी कि नरम दल और गरम दल जो है दोनों एक हुए थे। तो दोनों एक कब हुए थे? तो है ना, वो चरण छुए थे। ठीक है, दोनों आदमी चरण छुए थे अध्यक्ष का। तो जा करके इसका यानी कि एक मतलब एकजुट हो गए थे नरम दल और गरम दल। तो इसी से आप याद रख सकते हैं, चरण छुए थे तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो अब इसको चलिए डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता और नरमपंथी और चरमपंथी का एकीकरण, है ना, सिद्ध हुआ था। इसी में जो है ना नरमपंथी और चरमपंथी जो है सो जुट गए थे, एक हो गए थे वापस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कंपनी के शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज के दौरान पहला वाइसराय कौन थे? यानी कि सवाल क्या है सीधा से, अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसराय कौन थे?
सो पूछ रहा है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन मैकफर्सन, उसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने में यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है सो यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए डिटेल में दिया गया है ना, कंपनी शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज के दौरान पहले वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कह रहा है यहाँ पे आगे 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद जो है सो एक नया अधिनियम आया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर सीधा नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिश ताज का हो गया। कह रहा है इस बदलाव के बाद गवर्नर जनरल यानी कि जो है कंपनी जो है सो कंपनी चलाता था, तो अब चल गया ब्रिटिश शासन के अथी ब्रिटिश ताज के हाथ में, नियंत्रण में। तो क्या बदलाव हुआ, तो कह रहा है यही बदलाव के कारण गवर्नर जनरल का जो पद था ना उसको बदल करके क्या कर दिया, वाइसराय कर दिया। और उस समय कौन थे, तो कैनिंग थे। तो ठीक है, तो इसीलिए उस समय जो है गवर्नर जनरल वही थे, जब परिवर्तन हो गया तो वही भारत के बाद है ना पहले वाइसराय बन गए। तो कैनिंग को याद रखिएगा कि वही गवर्नर जनरल भी थे अंतिम, और वही वाइसराय भी थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है ए, तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कह रहा है राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया। यानी कि पूछ रहा है कि अल हिलाल के जो है ना सो प्रकाशन किसने किया, यानी कि लेखन कौन किए थे। तो आपके सामने में यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन में से आप इसका बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन है खान अबुल गफ़ार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद है MA अंसारी, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना, तो बता दें इसका सही जवाब। तो इसका सही या जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यानी कि अल हिलाल के लेखक कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो चलिए इसका डिटेल से आप पढ़ लेते हैं। तो डिटेल में कह रहा है यहाँ पे कि अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन ना कि अल हिलाल जो है सो कैसा समाचार पत्र था, दैनिक था या साप्ताहिक, तो साप्ताहिक था और उर्दू समाचार पत्र था, जिसे 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देख लीजिए। कह रहा है भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावना को जगाना था, भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावना को जगाना था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग देने के लिए प्रेरित करना था। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने 1914 में इस प्रेस में क्या कर दिया, इस प्रेस को जो है सो अखबार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। 1914 प्रेस एक्ट के तहत जो है ये जो अल हिलाल अखबार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए 1912 में चालू हुआ, 1914 में प्रतिबंध लगा दिया, 2 साल बाद चला। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहा है इसमें से किसने 1867 से 68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। यानी कि दो गो बात हो गया, एक तो प्रति व्यक्ति आय और एक कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोनों चीज़ का एक ही हो जाएगा आंसर, है ना। क्या हो जाएगा इसका, सर आर्थर कॉटन, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो अन ब्रिटिश रूल इंडिया क्यों कहा गया है,
कहा गया है कि जैसे ब्रिटिश जो था तो जिस तरह से शासन करता था दूसरे दूसरे देश में, तो सबको आज़ादी देता था, वहाँ पे अच्छा से बिजनेस करता था, सबको स्वतंत्रता दिया जाता था, सबको है ना बोलने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन ये जो भारत में जो किया था ना, ये सब कुछ नहीं दिया जाता था। तो इसलिए कहा कि ये जो भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो ब्रिटिश रूल नहीं है, ब्रिटिश रूल तो अच्छा होता है, तो इसलिए अन ब्रिटिश रूल कहा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते कर है ना। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और यह अनुमान लगाया कि लगभग 20 वर्ष थी, यानी कि उस समय जिस समय प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में जो है कितना रुपया था, 20 रुपया था। कह रहा है उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन निष्कासन यानी कि ब्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि भारत से जो है ना भारत पैसा निकल निकल के दूसरे देश में जाया जा रहा है, उसी को करा धन निष्कासन, यानी कि धन जो है ना सो भारत से जो है ना सो निकल रहा के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया। तो पूछेगा ये धन निष्कासन सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन किस में किया गया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया गया है। ठीक है, और ये जो किताब जो है यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, यह किताब कब प्रकाशित हुआ था? 1901 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में 6 कर है भारतीय दंड एक मिनट पीछे हो गया। कर है भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC, इंडियन पिनल कोड जो 1880 में अधिनियमित हुआ था, जो यानी कि ये जो है सो कहाँ गया, फिर से चलिए इसको फिर से देखते हैं। करा भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुआ था, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? यानी कि आईपीसी जो आया था ना इंडियन पिनल कोड, इसका मसौदा जो तैयार हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन किए थे? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड लिथगो, उसके बाद जो है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है सो अध्यक्ष थे आईपीसी, है ना, आईपीसी के, यानी कि भारतीय दंड संहिता के, जो कि 1860 में आया था। तो चलिए इसका डिटेल से आंसर पढ़ लेते हैं। तो इसका डिटेल में बोला गया है भारतीय दंड संहिता कर है मसौदा तैयार करने वाले है ना आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। कह रहा है यह जो है 1833 के चार्टर्ड है ना अधिनियम के तहत 1834 में भारत में पहला विधि आयोग गठित किया गया था। कह रहा है इस आयोग के अध्यक्ष है ना दिले है, यानी कि बैविंगटन मैकाले या लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ये जो यानी कि आईपीसी था उसको जो है 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 लागू किया गया। ठीक है, यानी कि आईपीसी को बदल के जो है ना BNS लागू कर दिया गया। ठीक है, ये BNS नियम कब है? तो 1923 का है। ठीक है, लागू कब कर दिया गया? तो 1 जुलाई 2024 को, सॉरी ये 1923 नहीं 2023 का है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है अब यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौट गए, यानी कि फाइनली कब वापस चल गए? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 1766, 1765, 1767, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1767 में। तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। कह रहा है ना, कह रहा है लॉर्ड क्लाइव अंततः 1767 में भारत से इंग्लैंड
लौट गए। देखिए ये जो है 2 बार आए थे, पहली बार आए थे 1760 में और वापस चले गए, और फिर दूसरी बार जो है कब आए थे 1765 में। 1765 में आए थे तो कब चल गए थे ये 1767 में वापस चल गए। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो यानी कि गवर्नर जनरल जो है ना सो कब वायसराय बन गया। वहाँ पे देखे थे पिछला सवाल में कैनिंग जो था पहला, यानी कि गवर्नर जनरल था अंतिम और पहला वायसराय था। तो 1856 में, 1858 में, 1857 में एक से अधिक में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 में हो गया था। ठीक है, तो इसका जो है सो डिटेल से आप पढ़ लेते हैं। कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में वायसराय की उपाधि दी गई। यह बदलाव 1857 के विद्रोह के बाद आया, जब जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1858 में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अंग्रेज ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की। यानी कि किस वर्ष जो है सो राजनीतिक में पूरा तरह से सत्ता हासिल कर लिया था। आपके सामने में है 18 ऑप्शन, 5 ऑप्शन है 1857, 1800 नहीं है 1657 और 1757। एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1757 में। तो देख लेते हैं इसका डिटेल में। कह रहा है अंग्रेज ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। किसको हरा दिया। तो सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्वता की नींव डली। यानी कि यहाँ पे से जो है नींव डल गया ब्रिटिश शासन का। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया ऑप्शन नंबर सी 1757। चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और ये आज का लास्ट सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार यानी कि अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के 1856 में। तो क्या हो गया। कह रहा है व्यक्तिगत का सिद्धांत, सती प्रथा का प्रतिरोध, विधवा पुनर्विवाह, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर विधवा पुनर्विवाह। तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह से पहले इसे लागू कर दिया गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। ठीक है, तो रहने देते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको देना हो, कोई भी सुझाव देना हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है ना सुधार करके किया जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। अब आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।